अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने क्लिनिकल यूजेस पढ़ने हैं और जो है ना टॉक्सिसिटी पढ़नी है सिम्पैथोमिमेटिक्स की। तो क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो उनमें पहला है एनाफिलेक्सिस में यूज़ होते हैं। एनाफिलेक्सिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना वो एपिनेफ्रीन है। एनाफिलेक्सिस में इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि ना एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो उसमें कोई डैमेज वगैरह होता है, उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो है ना अचानक से बंदा हाइपरटेंशन का शिकार होता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ना वो जो है ना शॉक की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें एपिनेफ्रीन यूज़ करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन हो जाती है और एपिनेफ्रीन क्या कराएगा कि जो है ना वेज़ोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करवा के ब्लड प्रेशर रेज़ करवाएगा ब्रोंकोस्पाज़म के लिए। और ये क्योंकि ये जो जितने भी सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं ब्रोंकोडायलेटर्स हैं तो ब्रोंकोस्पाज़म के लिए और एंजियोएडिमा के लिए। एंजियोएडिमा में क्या होता है कि इसमें ना म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन का कोई जो ना स्किन की लोअर लेयर जो है ना वो हो जाती है, स्वेल हो जाती है। ये हमारी फेस पे भी हो सकती है, टांग में भी हो सकती है, इसके अलावा हमारी लैरिंक्स वगैरह में होती है। ठीक है, तो उसके केस में हम ये देते हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ना एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो इतने एफिकेशियस नहीं है क्योंकि ये जो है ना एपिनेफ्रिन फ़ौरन ही एक्ट करेगी, जबकि एंटीहिस्टामिन्स और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये टाइम लेंगे। मतलब वही इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम ये यूज़ देंगे, क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में जो है ना इन्फ्लामेशन होती है काफ़ी, तो स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। हमने पहले पढ़ा था इसको कॉर्टिसोल वाला जो चैप्टर था एंडोक्राइनोलॉजी का। अब सीएनएस पे देख लें तो उसमें जो है ना फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन्स हैं, विटामिन्स उनकी जो है ना हमें यूज़ किए जाते हैं। ये इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है ना हमारे नॉन पोलर होते हैं और ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो है ना ब्रेन में इंटर हो जाते हैं, जबकि जो कैटेकोलामीन्स हैं वो ब्रेन में इंटर नहीं हो सकते, वो जो है ना पोलर होते हैं। इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं सीएनएस इफेक्ट्स के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? नार्कोलेप्सी के लिए यूज़ करते हैं। नार्कोलेप्सी ये होती है कि बंदा जो है ना दिन में ही ऊँघता रहता है, मतलब हर वक्त उसको डे टाइम ड्रॉजीनेस रहती है। तो ये क्या होता है, इनका सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन को जाकर स्टिमुलेट करती है, इस वजह से हमने ये देते हैं। इसके अलावा इनको एनोरेक्सिएंट इफेक्ट भी होता है, मतलब भूख को ख़त्म करने के लिए हमें यूज़ करते हैं, लेकिन इनका वेट रिडक्शन में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद है मिथाइल फेनिडेट और दूसरे कुछ एम्फेटामिन्स हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं? हमारे अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर में ये होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब एग्रेसिवनेस होती है पेशेंट को, और पेशेंट किसी एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता। वैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठूँ और बस डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर मोबाइल। मेरे ख्याल में सब मेडिकोस के साथ ही होता है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर में इनको देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इनको स्लीप को मतलब अवॉइड करने के लिए, लाइक स्लीप जो है ना नींद वो करने के लिए, डिले करने के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा मूड एलिवेटिंग को इनका मूड एलिवेशन के लिए भी दिया जाता है। यूफोरिया प्रोड्यूसिंग एक्शन, मतलब यूफोरिया कहते हैं सकते को, तो वो भी जब सीएनएस ज़्यादा स्टिमुलेट होगा ना तो यूफोरिया की तरफ लीड करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है इनको, लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि इनकी एडिक्शन लाइबिलिटी होती है, लाइक बंदा ना इनको एडिक्टेड हो जाता है और फिर जो है ना उसको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है लेने की। इसके बाद आइस पे बात करें तो आइस में फिनाइलेफ्रीन है और टेट्राहाइड्रोजोलीन है अल्फा एगोनिस्ट। हम ये क्यों यूज़ करते हैं? ये इचिंग वगैरह और जो है ना एलर्जी वगैरह की वजह से जो कंजेशन हो जाती है उसके लिए हम जो है ना कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो फिनाइलेफ्रीन है वो मीडियाटिक इसका इफेक्ट है, हम लाइक ये पीपल को डायलेट करती है और जो है ना, लेकिन ये दोनों ड्रग्स फिनाइलेफ्रीन भी और ये दोनों ये जो ना साइक्लोप्लीजिया कॉज नहीं कराती, मतलब इनका हमने पहले भी पढ़ा था ना कि इनका अकोमोडेशन पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, तो ये बस ये इचिंग वगैरह को रिड्यूस कराने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 एगोनिस्ट ग्लाकोमा के लिए यूज़ होते हैं। इनमें एप्राक्लोनिडीन है और ब्रिमोनिडीन है। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? हालांकि अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है ना आइज़ पे रिसेप्टर पड़े होते हैं और वो जो है ना मीडियाटिक इफेक्ट कॉज करवाते हैं। तो अल्फा 2 इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर की सेंथिसिस को रिड्यूस करता है। एक्वस ह्यूमर की सेंथिसिस रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है और जो है ना ग्लाकोमा को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई में मेनली ब्रोंकोडाइलेशन के लिए जो है ना हम देते हैं, तो उसमें जो है ना बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। बीटा 2 सिलेक्टिव हमने पहले पढ़ा था ना कि एयरवाइज में होते हैं, यूट्रस में होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ स्मूथ मसल्स में भी होते हैं।
तो ये बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हम देते हैं एल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रोटीनोल और टर्ब्यूटालिन। ये हम देते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए। पहले तो एक ये है कि इसका एक्यूट अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के लिए, एक्यूट मतलब फ़ौरन से ठीक करने के लिए, थोड़े जोर से वाली होती है, उसमें ब्रोंकाई को ये डायलेट कर देते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि जो है ना ये जो शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है ना एल्ब्यूटिरोल ये वगैरह, इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोफिलैक्सिस भी फिर वो COPD में चला जाता है, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है ना। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म एक्टिंग ड्रग्स है ना, तो इस वजह से इनको उसमें यूज़ नहीं करते। और इनका ये है कि जो है ना जो प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं वो है सल्मीटिरोल, फॉर्मिटिरोल, इंडक्टिरोल, ओलोडेटिरोल और विलेंटिरोल। ये सारी जो है ना ये लॉन्ग एक्टिंग है, और इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स के साथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे कि जो है ना जो कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई या म्यूकस की वजह से कोई म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है ना, तो ब्लॉक हो जाते हैं पैसेज वेज, तो उसके लिए भी जो है ना ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। और जो है ना एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स के लिए, ताकि जो स्मूथ मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट न करें, क्योंकि पहले ही इतनी वो है कॉन्ट्रैक्शन हुई पड़ी है पहले ही, तो हमने तो ब्रोंकाई को डायलेट कराना है ना, तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन अगर हमने की सिर्फ मस्कैरिनिक एजेंट्स यूज़ किए तो एगोनिस्ट वो क्या कर देंगे, ज़्यादा मज़ीद वर्सन कर देंगे कंडीशन को। तो इस वजह से एंटी मस्कैरिनिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ हम इसको COPD और जो है ना अस्थमा के पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म उसके लिए देते हैं, प्रोफिलैक्सिस के लिए, ठीक है। लेकिन इनको एक्यूट के लिए यूज़ नहीं करते, एक्यूट के लिए शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करते हैं, इनके लिए लॉन्ग एक्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक। क्योंकि एक्यूट थोड़ी देर तक होता है ना, तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, थोड़े अरसे तक, मतलब 1 वीक तक रहेगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। जबकि लॉन्ग एक्टिंग में जो है ना तो उसमें तो ज़्यादा वो करना पड़ता है ना, मतलब ज़्यादा देर तक हमें ड्रग्स देनी पड़ती है। इसके बाद सीरियस एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें कंडीशंस इन विच इंक्रीज ब्लड फ्लो इज डिजायर्ड। वैसे 3 कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें हमने मतलब कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज़ करनी है। इससे पहले ना आप जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक का देख लें। तो जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक हमने पढ़ा था कि जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक में भी बीटा 2 रिसेप्टर पढ़े होते हैं, तो यहाँ पे भी बीटा 2 एगोनिस्ट आके वर्क करते हैं, ट्रीटोडरीन और जो टर्ब्यूटालिन, ये हम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो जो वो है बेबी है उसकी जो है ना प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी। तो उसको हमने प्रिवेंट करना होता है, सप्रेस करना होता है, ताकि उसकी बेबी की प्रीमेच्योर बर्थ ना हो। उसके लिए हम ये बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, और ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को डायलेट करते हैं, स्मूथ मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज नहीं कराते, ठीक है। लेकिन इनका ये एक वो होता है कि बीटा 2 का, ये बीटा 2 चूँकि हार्ट पे भी पड़े होते हैं, तो ये जो है ना हार्ट पे फोर्स और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो उस वजह से टैकीकार्डिया के जो है ना चांसेस होते हैं, और वो मदर और फीटस दोनों के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हमारे इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एफेड्रीन अभी ये हो गया मतलब जेनिटल सिस्टम पे इफेक्ट हो गया, अब आगे जो है ना यूरिनरी ट्रैक्ट पे दिखा हुआ है। तो उसमें एफेड्रीन यूरिनरी कॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करती है, स्पेशली चिल्ड्रन में जो कि एन्यूरेसिस के साथ वो डील कर रहे होते हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं उनको यूरिन कंट्रोल करना नहीं आता है। ऐसा होता है कि पहले उनकी मदर्स जो है ना प्रैक्टिस करवाती हैं, उनकी आदत डलवाती हैं, तो फिर जो है ना बच्चे को यूरिनेट वो प्रॉपर टाइम पे कर पाता है, अदरवाइज़ उसको नहीं पता चलता ना, रिफ्लेक्सेस वगैरह भी नहीं वो हुए होते। तो जिन बच्चों में ना इन्यूरेसिस हो तो उनमें जो है ना वो कॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बड़ों में कोई ऐसा कोई ब्लैडर वगैरह का मसला हो गया तो उसमें भी कॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। और ये किसके इस पे जो रिसेप्टर्स हैं, जो एगोनिस्ट हम देंगे, ये कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, ये अल्फ़ा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। और ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करा के क्या कराएंगे, जो है अल्फ़ा जो है ना क्या करा रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करा रहा होता है ना ब्लैडर को, उसके स्फिंक्टर्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा होता है, तो इस वजह से जो है ना वो बच्चा यूरिनेट नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद जो है सीरियस एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें एक कंडीशन जब हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, जब एक्यूट हार्ट फेलियर हो, ठीक है, तो हार्ट फेल हो गया है, बिल्कुल ना कार्डियक आउटपुट आ रही है, ना टिश्यूज़ को ब्लड जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम जो है ना ये यूज़ करेंगे ड्रग्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, ठीक है। तो इसमें बीटा 1 एगोनिस्ट दिए जाते हैं,